गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का इतिहास से भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर चर्चा करेंगे। इसी टॉपिक पे जो मेरा पहले लेक्चर हुआ था, मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से 19वीं शताब्दी में भारत में राष्ट्रवाद के उदय की परिस्थितियां बननी आरंभ हो गई थी। भारत में जो राष्ट्रवाद की परिस्थितियां बनी उनमें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसके अंतर्गत हमने बात की थी पिछली बार, राजा राममोहन रॉय ने किस प्रकार सती प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया और सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में आया। इसी प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो उनका प्रसिद्ध वाक्य रहा। उन्होंने स्वराज, स्वधर्म, स्वभाषा जैसे विचार प्रस्तुत किए और सती प्रथा, बाल विवाह, कन्यावध इत्यादि जो कुरीतियां थी उनके खिलाफ भी आवाज उठाई। सत्यार्थ प्रकाश नाम से उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। स्वामी दयानंद सरस्वती के अलावा विवेकानंद का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा और विवेकानंद ने उपनिषदों पर आधारित दर्शन से भारतीयों को शिक्षित करने का प्रयास किया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इस प्रकार का विचार प्रस्तुत किया गया कि यदि मनुष्य मात्र की सेवा की जाती है तो वो एक तरीके से ईश्वर की ही सेवा है। छुआछूत का उन्होंने विरोध किया और तत्कालीन समाज में और भी जो कुरीतियां थी जो मुख्यतः स्त्रियों से संबंधित थी उसका भी उन्होंने विरोध किया। इस आंदोलन के अंतर्गत थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी महत्वपूर्ण रोल रहा। इन्होंने प्राचीनतम हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया और भारतीयों को अपनी सभ्यता और संस्कृति से परिचित कराया। तो इस प्रकार इस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन या इस रेनेसां ने, भारतीय रेनेसां ने भारतीय समाज और धर्म में जो कुरीतियां और बुराइयां विद्यमान थी उनको दूर किया और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में कहा भी कि इंटरनली भारतीय समाज और धर्म के जो ढांचा था उसको ठीक करने का काम किया और इससे भारतीयों को राष्ट्रीयता के विकास में बड़ी मदद मिली। एक और मुख्य कारण था मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग का उत्थान। अंग्रेजों की जो नीतियां थी उसमें प्रशासनिक और आर्थिक क्षेत्र में जो उन्होंने नई नीतियां लागू की उनके कारण नगरों में एक नवीन वर्ग का उत्थान हुआ। ये पढ़ा लिखा अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग था और ये अंग्रेजों के काफी नजदीक था। प्रशासन के माध्यम से ये अंग्रेजी भाषा सीख चुका था, उसमें पारंगत हो चुका था और अंग्रेजों के काफी नजदीक था। यद्यपि संख्या में ये बहुत छोटा सा या कम था परंतु ये काफी गतिशील था और इस मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग ने कांग्रेस के द्वारा जितने भी आंदोलन चलाए गए उनका नेतृत्व करके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बुद्धिजीवी वर्ग के अलावा एक और मुख्य कारण जो हम बता सकते हैं वो है समकालीन
यूरोपीय आंदोलनों का प्रभाव। इसी समय यूनान में, इटली में, आयरलैंड में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे। जो पढ़े लिखे भारतीय थे उनको इसकी जानकारी मिल रही थी। इटली में जब एकीकरण हुआ तो बहुत सारे व्यक्तियों से हमारे भारतीय परिचित हुए, जिनमें मैजिनी, गैरिबाल्डी के नाम प्रमुख हैं। वहाँ की कार्बोनरी संस्था कैसे काम करती थी, यंग इटली आंदोलन किस प्रकार चला, तो एस.एन. बनर्जी, लाला लाजपत राय, इन्होंने अनेक जगहों पर अपने भाषण दिए और उन्होंने भारतीयों को परिचित कराया कि किस प्रकार से यूरोप में इस प्रकार से आंदोलन चल रहे थे और भारत में भी इस प्रकार से जागृत होकर के या एकजुट होकर के हम भी अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो ये जो यूरोपीय आंदोलन थे उन्होंने भी भारतीयों को जागृत करने में या राष्ट्रीयता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेज खुद भी राष्ट्रीयता के विकास के लिए उत्तरदायी थे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको। एक बड़ा ही नकारात्मक पक्ष जो दिखता है वो है उनका जातीय दंभ। और इंग्लैंड की एक पंच नाम से जो पत्र निकलता था उसमें भारतीय को एक उपमानव जीव के रूप में प्रदर्शित किया जाता था, जो आधा गोरिल्ला और आधा हबशी था। और एंग्लो यूरोपीय जो नौकरशाही थी वो भारतीयों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे और वो ऐसा महसूस करते थे कि भारतीयों को कुछ बल प्रयोग के बिना सही ढंग से उनसे कार्य नहीं कराया जा सकता, यानी बहुत पाश्विक तरीके से बर्ताव किया जाना जरूरी है। तो ये जातीयता का जो दम था या उनमें जो उच्च भाव था, भारतीयों के प्रति जो उनका हीन भाव था, उसके कारण लगातार भारतीयों में इस प्रकार से प्रतिक्रिया उनके निकल कर के आई और उन्हें धीरे धीरे ये महसूस होने लगा कि ये जो भी दम्भ था या जो घमंड था और जो हमारे साथ जो गलत व्यवहार हो रहा था, हीन व्यवहार हो रहा था, उसका विरोध होना चाहिए। तो ये भी अंग्रेजों के द्वारा जो इस प्रकार की नीति अपनाई जा रही थी उसने भी भारतीयों को राष्ट्रीयता की तरफ अग्रसर किया। एक और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा अंग्रेजों द्वारा किया गया आर्थिक शोषण। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बार बार बताया कि कैसे अंग्रेजों ने औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत से कच्चे माल का निर्यात किया और अपने उद्योगों में निर्मित माल को बेचने के लिए भारत को एक मंडी की तरह प्रयोग किया। इसके साथ साथ उन्होंने भू राजस्व पद्धतियों के अंतर्गत भी अनेक प्रयोग किए और उन्होंने कृषकों को निरंतर निर्धनता की ओर धकेल दिया। कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ और उन फसलों को उगाया जाने लगा जिनके बाजार में मूल्य अधिक मिलता था। तो कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण हुआ। वर्षों से भारत का जो कारीगर जो सूती कपड़ा बनाता था उसको अंग्रेजों ने अपनी गलत नीतियों के द्वारा बाजार से बाहर कर दिया। अनेक कारीगरों ने अपने अंगूठे काट दिए ताकि उन्हें अंग्रेजों की मनमानी नीतियों के अनुरूप कार्य नहीं करना पड़े। और इस प्रकार से उन्होंने भारत के जो वर्षों से जो चला आ रहा था, जो उद्योग स्थापित थे, उनको एक एक करके नष्ट किया। भारत से जो धन का निष्कासन हुआ उसका
भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में आंकड़ों के माध्यम से प्रस्तुत किया कि कैसे अंग्रेज अपने प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन भत्ते पेंशन के माध्यम से भारत में जो आधुनिकीकरण उन्होंने किया, रेलवे या रोड्स या और कोई भी जो इन्वेस्ट उन्होंने किया, तो उसमें भी ब्याज की जो रकम होती थी उसके माध्यम से लगातार इंग्लैंड को धन का निष्कासन हुआ और भारत एक ऐसा देश बन गया जिसके पास में पूंजी निर्माण नहीं हुआ। इंग्लैंड में जो पुराने उद्योग थे उनके स्थान पर उद्योग धंधे स्थापित हो गए, लेकिन भारत में मशीन आधारित उद्योग स्थापित नहीं किए गए और भारत का जो हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग है उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। और ये जो दादा भाई नौरोजी और दूसरे अर्थशास्त्रियों जैसे आरसी दत्त, वाचा आदि ने जो समय समय पर आंकड़े प्रस्तुत किए और भारत से धन निष्कासन की मात्रा बताई, उसने भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया और इस आर्थिक राष्ट्रवाद से भारत में राजनीतिक राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। तो ये जो आर्थिक शोषण जो अंग्रेजों ने किया उसने भारत में राष्ट्रवाद का उदय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त भारत में 1876 से 1880 तक लॉर्ड लिटिन वाइसराय के रूप में रहा और लॉर्ड लिटिन ने जो प्रतिक्रियावादी नीतियां अपनाई उसके कारण भारतीयों में काफी असंतोष फैला। सबसे पहले तो उसने, जबकि भारत में अकाल पड़ा हुआ था, 1876 में विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया। 1877 में दिल्ली में दरबार लगाया गया और बहुत ही शान शौकत के साथ में इसका आयोजन हुआ और जहां एक तरफ जनता भूखों मर रही थी उसने लाखों रुपया इस पर खर्च कर दिया। लॉर्ड लिटन का सबसे कुख्यात कदम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देशी भाषाओं के जो समाचार पत्र थे उनमें जो कुछ भी ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ छपता था उसको रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया और इस एक्ट के अंतर्गत जो भी समाचार पत्र के प्रकाशक होते थे उन्हें एक बॉन्ड भरना पड़ता था कि वे अपने समाचार पत्र में जो भी प्रकाशित करेंगे, जो भी कंटेंट होगा, उसकी कॉपी वो पुलिस के पास में जमा करेंगे और फिर वही डिसाइड करेंगे कि वो कंटेंट छपने लायक है या नहीं। और इतना होने के बावजूद भी यदि ऐसा कुछ पाया जाता जो कि भारत में हिंसा फैला रहा हो या विद्रोह फैला रहा हो या कोई आपत्तिजनक बात हो या ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ कोई बात कही गई हो, तो ऐसी स्थिति में छापे खाने को ही जब्त किया जा सकता था। और इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण भारतीय जनता में काफी असंतोष फैला और अमृत बाजार पत्रिका जैसा जो लोकप्रिय समाचार पत्र था उसने रातों रात ही अपनी भाषा बदल ली और अंग्रेजी भाषा में वो छपने लग गया था। इसी प्रकार लॉर्ड लिटन के समय आर्म्स एक्ट लाया गया और इसके द्वारा भारतीयों के द्वारा कोई भी हथियार वगैरह रखा जाता था तो उस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई। उनके लिए आवश्यक कर दिया गया कि वो कोई भी हथियार बिना लाइसेंस के नहीं रख सकते थे। तो इससे भी भारतीयों में काफी नाराजगी फैली। इसके अलावा उसने इंडियन सिविल सर्विस में जो न्यूनतम आयु थी उसको 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया और इसके पीछे उसका उद्देश्य था कि भारतीय इस सेवा में प्रवेश ना कर सके। और इसके खिलाफ भी आईसीएस में इस प्रकार जो आयु कम की गई उसके खिलाफ भी एक आंदोलन चलाया गया। तो लॉर्ड लिटन ने अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में जो इस प्रकार से अलग अलग प्रतिक्रियावादी कदम उठाए उसके कारण
भारतीय जनता में असंतोष फैला और उनमें निरंतर ये भावना बलवती होने लगी कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके हित और हमारे हित अलग अलग हैं और वे निरंतर हमें दबाने और शोषण करने का कार्य कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो उस समय काफी चर्चित रहा था वो था एल्बर्ट बिल विवाद। लॉर्ड लेटन के पश्चात लॉर्ड रिपन वायसरॉय बनकर के आया था और उसका कार्यकाल 1880 से 1884 तक रहा था और लॉर्ड रिपन काफी लिबरल वायसरॉय रहा था। उसने न्यायिक क्षेत्र में भारतीय और यूरोपीय जो जज थे उनकी जो असमानताएं थी, न्याय करने को लेकर के जो असमानताएं थी उसको दूर करने का प्रयास किया। और एल्बर्ट बिल जो 1883 में लाया गया उसके द्वारा एक व्यवस्था ये की गई कि भारतीय भी यूरोपियों के मुकदमे सुन सकते थे, जबकि इससे पहले इस प्रकार का प्रावधान नहीं था। और जैसे ही ये बिल आया यूरोपियनों ने इसका एकजुट होकर के जबरदस्त विरोध किया। उनका ये कहना था कि अंग्रेज राज भले ही चला जाए लेकिन इस प्रकार का जो तुच्छ सा अधिनियम है इसके अधीन हम लोग नहीं रह सकते और इसे हटाया जाना जरूरी है। और आखिरकार इसे वापस लिया गया और नई जो व्यवस्था की गई उसमें यूरोपियनों को ये छूट दी गई कि वे अपना मुकदमे की सुनवाई के लिए 12 लोग मांग सकते थे, जिसमें कम से कम 7 लोग यूरोपीय होने अनिवार्य थे। इस प्रकार यूरोपियनों ने जो एकजुट होकर के इस एल्बर्ट बिल का विरोध किया और सफलता प्राप्त की, तो भारतीयों को भी इस प्रकार का मैसेज मिला कि वो भी एकजुट होकर के अंग्रेजों का विरोध कर सकते थे। और इस प्रकार से ये काफी सारे जो परिस्थितियां जिसपे हमने डिस्कस किया, उन्होंने भारत में राष्ट्रवाद को जागृत करने में, उसे फैलाने में इनकी बड़ी भूमिका रही। और इसे हम अगर कंक्लूड करें तो भारत का राष्ट्रवाद काफी हद तक फ्रांसीसी क्रांति से जो आत्मनिर्णय और राष्ट्रीयता के जो विचार फैले उनका कुछ अंशों तक भारत के पुनर्जागरण का और आंशिक रूप से अंग्रेजों द्वारा जो आधुनिकीकरण के लिए प्रयास किए गए उनका, और आंशिक रूप से अंग्रेजों की जो उपनिवेशवादी नीतियां थी उनके खिलाफ प्रतिक्रिया का परिणाम था।